नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्युत पाठशाला में जहां आपको मिलता है जेई और आईटीआई लेवल इलेक्ट्रिकल थ्योरी और एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिवाइस को समझेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आप कह सकते हैं आंखों का काम करता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कि सीआरओ। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहद जरूरी टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज के सेशन में हम सीआरओ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन से, फिर इसके दिल यानी कैथोड रे ट्यूब को समझेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर के पार्ट्स और उनके काम को ब्लॉक डायग्राम से जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसकी स्क्रीन पर बनने वाले ये जो लेसाजुस पैटर्न्स हैं, इनका आखिर मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से कि आखिर ये सीआरओ है क्या। देखिए, सीआरओ एक बड़ा ही वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सिर्फ नापता नहीं है, बल्कि उन्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करता है, एनालाइज भी करता है और यहां तक कि स्टोर भी कर सकता है। इसकी मदद से हम वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल जैसे पैरामीटर्स मेजर करते हैं। और हां, एक बात जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, उसे हमेशा याद रखें। सीआरओ आमतौर पर पीक टू पीक वोल्टेज मेजर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीआरओ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब को सीआरओ का दिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो सिग्नल है वो यहीं पर विजिबल होता है। इसकी स्क्रीन पर फॉस्फोर की कोटिंग होती है और जैसा काम वैसा ही फॉस्फोर। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले के लिए P4 यूज होता है, तो कलर के लिए P6। जनरल पर्पस सीआरओ में आपको P11 मिलेगा, सैम्पलिंग में P15 और स्टोरेज सीआरओ में P31। ये लिस्ट आपके एग्जाम के लिए गोल्ड है, इसे जरूर याद कर लें। चलिए अब सीआरओ के ब्लॉक आरेख और उसके अलग अलग भागों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है सीआरओ का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। ये इलेक्ट्रॉन बीम के सफर को दिखा रहा है जो इलेक्ट्रॉन गन से शुरू होता है और फॉस्फोर स्क्रीन तक जाता है। तो चलिए इस सफर के हर पड़ाव को यानी हर कंपोनेंट को डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम का सफर शुरू होता है इलेक्ट्रॉन गन से। ये थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि एक एलिमेंट को गर्म करके उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालती है। अब इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कैथोड ग्रिड। एक चीज याद रखिएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ाने से ब्राइटनेस कम होती है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड देनी है और ये काम करता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। जितना ज्यादा इसका हाई पोटेंशियल होगा, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे। यहां सिंपल फिजिक्स लगती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए वेलोसिटी एनोड वोल्टेज के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़ चुके हैं, तो उन्हें एक शार्प पॉइंट पर फोकस करने की जरूरत है। ये काम करता है फोकसिंग एनोड, जो बिल्कुल एक डबल कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है। फोकस करने के तरीके अलग अलग डिवाइसेस में अलग होते हैं और ये कंपैरिजन एग्जाम्स में पूछा जाता है। सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकस यूज होता है, पुराने टीवी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकस यूज होता था और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन बीम आगे जाते हुए थोड़ी फैल जाती है। इस आकार की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, यानी बिल्कुल फाइन फोकस करने के लिए, हम एस्टिग्मेटिज्म कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स के बीच एक छोटा सा डीसी पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। तो याद रखें, मोटा मोटा फोकस यानी लार्ज फोकस फोकसिंग एनोड से होता है और बिल्कुल पिन पॉइंट यानी फाइन फोकस एस्टिग्मेटिज्म से होता है। फोकस होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट मूव कराना है। ये काम करती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। अब देखिए, इसका नाम हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसे रखा वर्टिकल पोजीशन में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्वीप कराती है। इस स्वीप मोशन के लिए इस पर सॉटूथ सिग्नल अप्लाई किया जाता है और ये प्लेट्स स्क्रीन के काफी पास होती हैं। सीआरओ में दो और महत्वपूर्ण सर्किट्स होते हैं। पहला है ब्लैंकिंग सर्किट। जब इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट जाकर वापस आती है, उस वापसी को फ्लाईबैक कहते हैं। ये फ्लाईबैक ट्रेस स्क्रीन पर ना दिखे, इसके लिए ब्लैंकिंग सर्किट बीम को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। दूसरा है सिंक्रोनाइजर, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स के सिग्नल्स को आपस में सिंक करता है ताकि स्क्रीन पर एक स्टेबल पैटर्न बन सके। जैसे बीम को हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए प्लेट्स थीं, वैसे ही उसे ऊपर नीचे यानी वर्टिकल मूव करने के लिए भी प्लेट्स होती हैं। इन्हें कहते हैं
वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स और इन्हें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, जिस सिग्नल को हमें स्टडी करना है वो हमेशा इन्हीं वर्टिकल प्लेट्स पर अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल आखिर में जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फोरस स्क्रीन से टकराती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस उछलते हैं, जिन्हें सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हें अब्जॉर्ब करने के लिए स्क्रीन के पास एक्वाडैग ग्राफाइट कोटिंग का लेपन किया जाता है ताकि स्क्रीन पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब हम आते हैं अपने आखिरी और बेहद इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, लिसाजूस पैटर्न्स। देखिए, ये पैटर्न्स तब बनते हैं जब हम दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स पर साइन वेव अप्लाई करते हैं। और इन पैटर्न्स को देखकर हम दो सिग्नल्स के बीच फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। लिसाजूस पैटर्न्स का शेप पूरी तरह से दोनों सिग्नल्स के फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों सिग्नल्स बिल्कुल इन फेज हैं, यानी फेज डिफरेंस 0 या 360 डिग्री है, तो स्क्रीन पर आपको एक ऐसी सीधी रेखा दिखेगी। अगर फेज डिफरेंस 0 से 90 डिग्री या 270 से 360 डिग्री के बीच में हो तो एक एलिप्स बनता है, और जब फेज डिफरेंस ठीक 90 डिग्री या 270 डिग्री हो तब एक परफेक्ट सर्कल बनता है। ठीक इसी तरह जब फेज डिफरेंस अचानक से 180 डिग्री हो जाता है, यानी दोनों सिग्नल्स बिल्कुल आउट ऑफ फेज होते हैं, तब भी एक सीधी रेखा बनती है। और अगर फेज डिफरेंस 90 से 180 डिग्री या 180 से 270 डिग्री के बीच हो तो स्क्रीन पर आपको एक एलिप्स ही दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का कंप्लीट ब्रेकडाउन, उसके पार्ट्स, उनकी वर्किंग और लिसाजस पैटर्न्स। उम्मीद है आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा। अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। याद करके बताइए, सीआरओ स्क्रीन पर ब्राइटनेस को कौन सा कंपोनेंट कंट्रोल करता है? इसका जवाब इसी विश्लेषण में है। ध्यान से सोचिए।